हेल्पिंग ए लैंडिंग हैंड। लैंड का मतलब होता है एक तरीके से प्रदान करना या फिर उधार देना। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि ये जो आरबीआई है, इस आरबीआई ने सहयोग का, हेल्प करने का हाथ बढ़ाया है। किसको सहयोग करना चाह रहा है आरबीआई? अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आरबीआई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। आरबीआई ने कुछ घोषणाएं की हैं, उसी के संबंध में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। तो उसी के लिए कहा गया हेल्पिंग ए लैंडिंग हैंड, मतलब मदद का हाथ आगे बढ़ाना। द आरबीआई हैज़ मेड लाइफ ईजियर फॉर बैंक्स, कि ये जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने अन्य जो बैंक्स हैं उनके लिए लाइफ को आसान बना दिया है। इट हैज़ गिवन द गवर्नमेंट द क्यू फ्रॉम फॉर अ फिजिकल सपोर्ट प्लान। अब आरबीआई ने जो घोषणाएं की है ना, उसके माध्यम से इट हैज़ गिवन द गवर्नमेंट द क्यू, इस शब्द को ध्यान देना, CUE। इस क्यू का मतलब होता है संकेत या फिर इशारा। तो आरबीआई ने जो कुछ बातें कही है, उन बातों के माध्यम से एक तरीके से ये जो बैंक्स हैं इनकी मदद तो होगी ही, बैंकों की लाइफ तो आसान बनेगी ही, साथ ही साथ एक तरीके से आरबीआई ने सरकार, गवर्नमेंट को भी इशारा दिया है कि गवर्नमेंट जो अपना वित्तीय प्लान बनाना चाहती है वो किस तरह से निर्धारित करे। कि भाई आरबीआई ने तो अपनी घोषणाएं कर दी, अब इन आरबीआई की घोषणाओं को देखते हुए, इन आरबीआई की घोषणाओं से संकेत लेते हुए, इशारा लेते हुए सरकार जो है अपने वित्तीय सपोर्ट प्लान को जो है निर्धारित करे या बनाए। आगे देखते हैं कि द आरबीआई हैज़ इन्फ्यूज्ड ऑक्सीजन। द आरबीआई हैज़ इन्फ्यूज्ड ऑक्सीजन। इन्फ्यूज़, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का प्रवेश कराना, किसी चीज़ को डालना। तो यहाँ पर एडिटोरियल कहना चाह रहा है प्रतीकात्मक रूप से कि भाई आरबीआई ने ऑक्सीजन डाल दी है। किसको ऑक्सीजन डाल दी है? इनटू, किस में डाल दी ऑक्सीजन? इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम, कि भाई ये जो हमारा आर्थिक तंत्र है, यानी कि एक तरीके से जो हमारी अर्थव्यवस्था ये डावाडोल चल रही थी, तो इसको एक तरीके से आरबीआई ने ऑक्सीजन दे दिए। विद ए सेकेंड सेट ऑफ मेजर्स, मेजर्स यानी उपाय, विद ए सेकेंड सेट ऑफ मेजर्स अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को कुछ सेकेंड सेट, मतलब इससे पहले भी आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए घोषणाएं की थी। ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने अपनी घोषणाएं की हैं, अपने उपायों की घोषणा की है। शुक्रवार को किसके द्वारा की गई है? बाय गवर्नर शक्तिकांत दास। और क्यों की गई है ये घोषणा? टू कॉम्बैट, लड़ाई लड़ने के लिए। किसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए? टू कॉम्बैट द लॉकडाउन इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। लॉकडाउन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ऑन द इकोनॉमी, कि भाई ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था पर इस लॉकडाउन के जो प्रभाव पड़ने वाले हैं, तो उन प्रभावों से लड़ाई लड़ने के लिए, है ना, कि भाई अर्थव्यवस्था पूरी बंद पड़ी है लॉकडाउन के चलते, तो अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल परिणाम, नेगेटिव परिणाम होने लाजिमी है। तो उन परिणामों को रोकने के लिए, है ना, इसके लिए ये घोषणाएं की गई हैं। आगे देखते हैं। मोस्ट आर एम्ड एट, ये ध्यान रखना, एम के साथ एट प्रीपोजिशन आता है। एम एट का मतलब है निशाना, आपका टारगेट क्या है। तो ये जो घोषणाएं की गई हैं उनका उद्देश्य क्या है? मोस्ट आर एम्ड एट मेंटेनिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा। मोस्ट आर एम्ड एट मेंटेनिंग लिक्विडिटी। तो ज़्यादातर जो घोषणाएं हैं उन घोषणाओं के माध्यम से क्या है कि भाई किसी तरह से जो है मेंटेन, प्रबंध किया जाए किसी तरह से पैसे का ना, मेंटेनिंग लिक्विडिटी। द इकोनॉमीज लाइफ ब्लड, ये जो लाइफ ब्लड है ना, इस लाइफ ब्लड का मतलब होता है कि भाई जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपके जीवन का जो आधार हो। अर्थव्यवस्था जो होती है उसके जीवन का आधार होता है पैसा। तो इस पैसे का संतुलन बनाए रखने के लिए घोषणाएं की गई हैं। दो यद्यपि देर आर सम रेगुलेटरी प्रपोजल्स, हालांकि कुछ ऐसे प्रस्ताव भी हैं रेगुलेटरी, इसका मतलब होता है नियंत्रक, नियामक, है ना, कुछ नियंत्रित करने के लिए जब आप प्रस्ताव लेके आते हो ना, तो हालांकि कुछ नियंत्रण से संबंधित प्रस्ताव भी हैं एमडेट, जिनका की उद्देश्य है मेकिंग लाइफ ईजियर फॉर बैंक्स, जिनके माध्यम से जो भी बैंक्स हैं उनका भी जीवन आसान हो सके। बैंक्स, एनबीएफसीज एंड बोरोवर्स, यानी कि आरबीआई के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उनमें जो बैंक्स हैं इनको भी कुछ राहत मिल सके। एनबीएफसी क्या होती है? एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया या बजाज फाइनेंस हो गया। ये क्या है? एक तरीके से कि बैंक का ही काम करती हैं ये कंपनियां, भी फाइनेंस करने का काम करती हैं। तो एनबीएफसी या बोरोवर्स, जिन लोगों ने उधार ले रखे हैं, तो बोरोवर्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई, बैंक्स हो गए, इन सभी को राहत प्रदान की गई है अभी हाल ही की आरबीआई की घोषणाओं में। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या कहता है कि इट इज़ नाउ क्लियर, अब यह बिल्कुल स्पष्ट है
द बैंक prefers to calibrate its moves based on constant feedback from the ground। कि भाई अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, एडिटोरियल कह रहा है कि हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि आरबीआई जो अपना काम करता है ना, वो काम किस तरह से करता है, कैलिब्रेट तरीके से। देखो ये जो कैलिब्रेट शब्द है ना, इस कैलिब्रेट का मतलब होता है जांचना। मतलब आरबीआई क्या करता है, ठीक से जांचता है, मतलब देखता है परिस्थितियों को, और भाई अर्थव्यवस्था या बाजार को देखता है आरबीआई, और फिर उसी तरह से अपना रुख अपनाता है, अपना रवैया बाजार को देख के निर्धारित करता है आरबीआई। यह वर्तमान की घोषणाओं से बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इट इज़ नाउ क्लियर द बैंक, आरबीआई के लिए कहा गया है कि बैंक जो है वरीयता देता है, प्रेफर करता है टू कैलिब्रेट इट्स मूव्स, कि भाई आरबीआई अपने कदम किस तरह से उठाएगा, वो उठाता है आरबीआई अपने कदम बिल्कुल ज़मीनी हकीकत को देख के, बेस्ड ऑन, कि आरबीआई के जो कदम है वो आधारित होते हैं कांस्टेंट फीडबैक फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब है एक तरीके से कि भाई वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, तो वास्तविकता से जो भी फीडबैक मिलते हैं लगातार, कांस्टेंट फीडबैक मतलब आरबीआई को लगातार जो भी फीडबैक मिल रहे हैं, उन फीडबैक पर ध्यान रखते हुए आरबीआई अपना रुख अपनाता है। द वे इट शुड बी, एडिटोरियल कहता है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। द वे इट शुड बी, और ऐसा ही होना भी चाहिए कि आप जो है परिस्थितियों को देखो, जमीनी हकीकत को समझो, और उसके अनुसार जो है आप अपनी नीतियां निर्धारित करो। इन वाट शुड बी रीअश्योरिंग फॉर द मार्केट्स, इन वाट शुड बी रीअश्योरिंग, रीअश्योरिंग का मतलब है पुनः आश्वस्त करने वाला, कि भाई बाजार के लिए जो बात आश्वस्त करने वाली होनी चाहिए वो क्या है, वो है साहब कि मिस्टर दास वाज कैटेगोरिकल, कि मिस्टर ये जो दास हैं, मिस्टर शक्तिकांत दास हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर, वाज कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब होता है कि जब आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, सुस्पष्ट तरीके से जब आप अपनी बात कहते हो ना, इसका मतलब है आप बिल्कुल कैटेगोरिकल तरीके से कह रहे हो। तो मिस्टर दास जो है उन्होंने बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा दैट द आरबीआई वुड डू व्हाट इट टेक्स टू सपोर्ट द इकोनॉमी। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि आरबीआई जो है करेगी, क्या करेगी, आरबीआई वुड डू व्हाट इट टेक्स टू सपोर्ट द इकोनॉमी, कि वे क्या क्या बातें हैं। साकी चुप हो जा। तो आरबीआई, मिस्टर दास वाज कैटेगोरिकल, कि मिस्टर दास जो है वो बिल्कुल स्पष्ट थे इस बात को लेकर, दैट द आरबीआई वुड डू, कि आरबीआई भाई क्या कुछ करेगी, आरबीआई वो सब कुछ करेगी जो कि अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए जरूरी है, जो कि अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। एंड ऑल्सो मॉनिटर, साथ ही साथ आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये भी कहा कि भाई आरबीआई जो है निगरानी करेगी, है ना, मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी करना। द इवॉल्विंग, इवॉल्व का मतलब क्या होता है, इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होते जाना, है ना, निकल के आते जाना चीज़ों का। मॉनिटर द इवॉल्विंग सिचुएशन, कि भाई आरबीआई जो है परिस्थितियों पर नज़र रखेगी, मार्केट पर नज़र रखेगी, और जैसे जैसे परिस्थितियां निर्मित होती हैं, जैसे जैसे परिस्थितियां निकल के आती हैं, ठीक उसी अनुसार जो है आरबीआई काम करेगी, और जो कुछ हो सकता है अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए वो भी करेगी। आगे देखते हैं कि इंडीड, वास्तव में, इंडीड द आरबीआई हैज़ बीन वेरी जनरस, भाई वास्तव में एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि आरबीआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा जनरस रही है, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से उदार रही है इन इट्स लिक्विडिटी मेंटेनेंस मेजर्स इन रिसेंट टाइम्स, कि भाई पैसे के प्रबंधन के लिए जो कुछ भी है ना, पैसे के मेंटेनेंस करने के लिए जो कुछ भी उपाय अभी हाल ही के समय में हमें देखने को मिले हैं आरबीआई की तरफ से, तो आरबीआई ने काफ़ी उदार रवैया अपनाया है। एंड पर्टिकुलरली सो, और खास करके पर्टिकुलरली सो आफ्टर द लॉकडाउन बिगन इन मार्च, आरबीआई उदार रही है अभी हाल ही के दिनों में, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से लिबरल दृष्टिकोण आरबीआई ने अपनाया है। और ये लिबरल दृष्टिकोण खास करके ये जो मार्च के शुरुआत से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, तब से तो कुछ ज़्यादा ही लिबरल रही है आरबीआई। देयर विल श्योरली बी कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, खास करके प्रतिकूल परिणाम फॉर द इकोनॉमी। अब एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो आरबीआई ये जो उदार रवैया अपना रहा है, लिबरल या जनरस अप्रोच जो आरबीआई ने अपनाई है ना, इसके प्रतिकूल परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। देयर विल श्योरली बी, निश्चित रूप से इसके परिणाम होंगे अर्थव्यवस्था के लिए, बट दैट इज़ ए वरी फॉर अनदर डे, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई अगले दिन की बात है, ये बाद में देखा जाएगा। दैट इज़ ए वरी फॉर अनदर डे, अभी जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आरबीआई ने किया है, तो वो ठीक है, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, कि ठीक है इसके प्रतिकूल परिणाम भी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेंगे, आरबीआई जो उपाय अपना रहा है, लेकिन ये बाद की बात है और बाद में देखा जाएगा। द ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव, ओवर आर्चिंग,
इस ओवरआर्चिंग शब्द का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य नाउ अभी जो है वो ये है साहब, क्या शुड बी, वो होना चाहिए, शुड बी टू कीप द इकोनॉमी अफ्लोट, कि किसी तरह से अर्थव्यवस्था हमारी बनी रहे। देखो अफ्लोट का मतलब क्या होता है, अफ्लोट का मतलब होता है एक तरीके से तैरता हुआ, है ना। अफ्लोट का मतलब है तैरता हुआ। यहाँ पे अफ्लोट का मतलब है कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था जो है ना किसी तरह से परेशानी से बाहर बनी रहे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए वर्तमान में। बाय डिप्लॉइंग, डिप्लॉय का मतलब ऐसे होता है तैनात करना। यहाँ पे डिप्लॉय का मतलब है किसी चीज़ को इस्तेमाल में लेके आना, ना किसी चीज़ को प्रयोग में लेके आना, उपयोग में लेके आना। बाय डिप्लॉइंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट एट द आरबीआई कमांड, कि आरबीआई के कमांड में यानी कि आरबीआई के कंट्रोल में जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है उपकरण। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि भाई आरबीआई के कमांड में, आरबीआई के कंट्रोल में जो भी कुछ हो सकता है ना आरबीआई के अंडर, कि भाई आरबीआई के पास जो भी उपाय हैं उन उपायों का प्रयोग करते हुए आरबीआई किसी भी तरह से जो है अर्थव्यवस्था को बनाए रखे, अर्थव्यवस्था को परेशानी से बाहर बनाए रखे। ये हमारा सबसे मेन उद्देश्य इस समय है। आगे देखते हैं कि द सेंट्रल बैंक हैज़ लर्नड, कि यही आरबीआई के लिए कहा जा रहा है, द सेंट्रल बैंक हैज़ लर्नड, क्या सीखा है कि आरबीआई ने, फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस ऑफ द टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, है ना। अब देखो ये क्या कहा क्या है, ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये आरबीआई के जो द्वारा किए जाते हैं। देखो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, इसमें क्या करता है आरबीआई, 1 से 3 साल के लिए रेपो रेट पर बैंकों को पैसा उधार देता है, समझ गए, है ना। तो यहाँ पर टारगेटेड मतलब बिल्कुल एकदम अपना उद्देश्य सेट करके, है ना, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस टिल नाउ। तो यही एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई टिल नाउ, कि भाई अभी तक आरबीआई ने ये जो भी एलटीआरओ के जो भी एक तरीके से ऑपरेशंस किए हैं अन्य बैंकों के साथ, टिल नाउ व्हेन बैंक्स प्रेफर्ड टू डिप्लॉय द फंड्स इन बॉन्ड्स ऑफ पीएसयूज एंड लार्ज कॉर्पोरेट्स। दोबारा देखते हैं इस लाइन को, क्या एडिटोरियल कहना चाह रहा है, कि द सेंट्रल बैंक हैज लर्न फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस ऑफ द टीएलटीआरओ टिल नाउ, कि भाई आरबीआई ने अभी तक के अपने अनुभव से सीखा है टीएलटीआरओ के माध्यम से, व्हेन बैंक्स प्रेफर्ड टू डिप्लॉय द फंड्स इन बॉन्ड्स ऑफ पीएसयूज एंड लार्ज कॉर्पोरेट्स, व्हेन बैंक्स, कि भाई जो भी बैंक्स है ना, ये आरबीआई से जुड़े हुए जो भी बैंक्स है, इन्होंने वरीयता दी, प्रेफर्ड टू, क्या वरीयता दी इन्होंने, डिप्लॉय द फंड्स इन बॉन्ड्स ऑफ पीएसयूज एंड लार्ज कॉर्पोरेट्स, कि भाई यूज करना है ना, कि पैसे का यूज करना है ना, पैसे का इस्तेमाल करना कहाँ, डिप्लॉय द फंड्स इन बॉन्ड्स ऑफ पीएसयू, कि भाई ये जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं या फिर ये जो बड़ी बड़ी जो लार्ज कॉर्पोरेट्स है ना, इनमें पैसे को उपयोग करना। द आरबीआई हैज कॉल्ड आउट दिस रिस्क ऑफ एटीट्यूड ऑफ द बैंक्स while announcing a further 50,000 crore TLTRO. The RBI has called out, क्या मतलब होता है इस कॉल्ड आउट का, इस कॉल आउट का मतलब होता है एक तरीके से सहायता के लिए किसी से रिक्वेस्ट करना, है ना। दिस रिस्क ऑफ एटीट्यूड ऑफ द बैंक्स, रिस्क ऑफ क्या मतलब है इस रिस्क ऑफ का, रिस्क ऑफ का मतलब है कि भाई एक तरीके से रिस्क ऑफ के लिए आप कह सकते हो कि सेलिंग असेट टू रेज केस, जैसे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है या फिर कोई, हाँ पब्लिक सेक्टर यूनिट को ही समझो। इस पब्लिक सेक्टर यूनिट में क्या है कि जो हिस्सेदारी है ना आपकी, तो उस हिस्सेदारी को आपने क्या किया, एक तरीके से बेच दिया, मतलब है ना कि जो भी, या आप ऐसे समझो कि आप अपनी संपदा को, जो भी आपका असेट है उसको बेच देते हो पैसा कमाने के लिए ना, पैसे को प्राप्त करने के लिए, यानी कि रिस्क को एक तरीके से कम करने के लिए, उसको बोलेंगे रिस्क ऑफ एटीट्यूड ऑफ द बैंक्स वाइल अनाउंसिंग ए फर्दर 50,000 करोड़ TLTRO। तो दोबारा से 50,000 करोड़ रुपए जो है आरबीआई के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, किनको बैंक्स को, है ना। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है, कि ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स एंड पेपर ऑफ एनबीएफसीज। अब ये जो पैसा दिया जाएगा ना आरबीआई के द्वारा, ये जो 50,000 करोड़ रुपए अन्य बैंक्स को दिए जाएंगे, ऑल दिस हैज़ टू बी इन्वेस्टेड, ये सारा की सारा पैसा जो है निवेश किया जाना है, कहाँ पर, बॉन्ड्स में, है ना, बॉन्ड्स में या फिर पेपर ऑफ एनबीएफसीज में या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में, कि भाई एक तरीके से पब्लिक, ये जो बॉन्ड्स हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट से जुड़े हुए जो भी बॉन्ड हैं, या फिर एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसीज मतलब वही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं उनमें, या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन,
ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ना, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी एक तरीके से क्या है कि आप इनको कह सकते हो कि भाई जैसे कोई छोटे मोटे उद्योग धंधे होते हैं ना, उनको जो है लोन उपलब्ध कराते हो आप, है ना, तो उनको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। आगे देखते हैं कि द रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ TLTRO। तो RBI ने TLTRO के माध्यम से ये जो 50,000 करोड़ रुपए बैंक्स को उपलब्ध कराए हैं, और इस राशि के माध्यम से ये जो बैंक्स हैं ये मदद करेंगे, किसकी मदद करेंगे, NBFCs की मदद करेंगे, या फिर एक तरीके से ये जो छोटे छोटे एक तरीके से अभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है ना, इनकी मदद की जाएगी। विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच द रिस्पॉन्स टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ TLTRO विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि RBI ने ये जो TLTRO के रूप में बैंक्स को राशि प्रदान की है, इस राशि का प्रयोग जो है किस तरह से किया जाता है ना, कि क्या इसका परिणाम होगा। सिमिलरली साथ ही साथ हमें और क्या देखने को मिलता है, बाय रिड्यूसिंग द रिवर्स रेपो रेट बाय अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स, बाय रिड्यूसिंग, कम करते हुए, द रिवर्स रेपो रेट को घटाते हुए 25 बेसिस पॉइंट कम की है रिवर्स रेपो रेट को, और अब रिवर्स रेपो रेट कितनी हो गई है, 3.75। देखो रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट होती है जिस दर पर RBI बैंक्स को पैसा उधार देता है ना, उसको बोलते हैं रेपो रेट्स। अब ये जो बैंक्स है ना, अगर मानो इनके पास काफ़ी सारा पैसा पड़ा है, तो बैंक्स क्या करते हैं, उल्टे RBI को उधार दे देते हैं पैसा, है ना, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो RBI ने क्या किया है, रिवर्स रेपो रेट को और कम कर दिया है। अब जब देखो RBI ने रिवर्स रेपो रेट को और कम कर दिया है, तो ये जो बैंक्स है ना, अब ये क्या करेंगे, ये बैंक्स RBI को तो देंगे नहीं पैसा, सोचेंगे कि ब्याज तो ज़्यादा मिल नहीं रहा हमें, तो ये बैंक्स क्या करेंगे, कस्टमर्स को उधार देंगे पैसा अपना, है ना। तो RBI भी यही चाहती है, RBI भी यही चाहती है कि ये जो बैंक्स हैं ये क्या करते हैं, एक तरीके से जो पैसा इनके पास अगर एक्स्ट्रा का भी पड़ा है ना, तो ये RBI के पास जमा करा देते हैं। तो RBI चाहती है कि आप क्या करो, RBI चाहती है कि बैंक जो है पैसा कस्टमर्स को उपलब्ध कराएं हैं। तो यही सिमिलरली बाय रिड्यूसिंग द रिवर्स रेपो रेट बाय अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स टू 3.75%, द RBI हैज़ मेड इट फर्दर मोर अनअट्रैक्टिव फॉर बैंक्स। अनअट्रैक्टिव का मतलब है अनाकर्षक बना देना फॉर बैंक्स टू इंडल्ज इन लेजी बैंकिंग। तो समझ गए ना, लेजी बैंकिंग का मतलब यही है, लेजी बैंकिंग का मतलब है यहाँ पर कि भाई ये जो बैंक्स है ना, ये क्या करते थे, कस्टमर्स को उधार देने की बजाय जो भी पैसा बैंक्स के पास अतिरिक्त होता था, ये इसको RBI के पास जमा करा देते थे, है ना। तो RBI नहीं चाहती ऐसा, है ना। तो RBI बेस्ड फर्दर मोर, और भी ज़्यादा अनाकर्षक बना दिया है बैंक्स के लिए, टू इंडल्ज मतलब संलिप्त होना, इन लेजी बैंकिंग बाय पार्किंग। देखो पार्क का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप वही सामान्य मतलब क्या होता है पार्क का, आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हो ना किसी जगह पे, तो इसी तरह से ये क्या करते थे, बैंक्स अपने पैसे को पार्क कर देते थे, यानी कि अपने पैसे को RBI के पास रख देते थे। तो RBI चाहती है कि ये जो बैंक्स हैं पैसा मेरे पास न रखें, ये जो पैसा है इसे कस्टमर्स को दें साहब, है ना, बाय पार्किंग एक्सेस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक, है ना, रेदर देन लैंड, बजाय अपने कस्टमर्स को उधार देने के ये बैंक्स किया करते थे, RBI के पास जमा कर दिया करते थे। तो इस ये जो प्रक्रिया थी ना, इसको निरुत्साहित करने के लिए, यानी कि ये जो बैंक्स हैं, ये बैंक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है अपने कस्टमर्स को उधार दें, ऐसा चाहती है बैंक, RBI ऐसा चाहती है, इसलिए उसने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट को और कम कर दिया, एज मच एज। अब ये जो एज मच एज लगाया ना हमने, इसके बाद में क्या है, ये देखो पैसे लिखे हुए हैं 6.9 लाख करोड़। तो एज मच एज का मतलब होता है इतनी राशि, है ना, यानी कि इम्फेसिस डालने के लिए यूज करते हैं हम इसका, एज मच एज, कि भाई इतनी रकम। तो कितनी रकम, 6.9 लाख करोड़ वाज पार्क्ड विद द RBI एज ऑन अप्रैल 15। अब अप्रैल 15 तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें, तो RBI के पास जो है ना 6.9 लाख करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। किनके पड़े हुए हैं, यानी कि ये जो बैंक्स है ना, इन बैंक्स ने इतने रुपए जमा करा रखे हैं RBI के पास। तो RBI चाहती है कि ये साहब इतना पैसा मेरे पास मत रखो, आप इस पैसे को उपयोग में लेके आओ, है ना। दिस इज द टाइम, यह समय है, क्या समय है ये, व्हेन बैंक्स विल हैव टू बी लिबरल, कि भाई ये जो बैंक्स हैं इनको उदार होना होगा, है ना, इनको लिबरल होना होगा, इन एक्सटेंडिंग हेल्प फॉर वर्किंग कैपिटल लोन। अब जैसे कोई भी कंपनी है, उसके जो रोज़मर्रा के काम होते हैं ना, डे टू डे के काम होते हैं, उन कामों के लिए जब कोई कंपनी उधार लेती है, तो उन कामों के लिए जब कंपनी कोई लोन लेती है, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल लोन। एंड ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि भाई आपका खाता जो है वो जीरो बैलेंस पे आ गया, लेकिन फिर भी अगर बैंक आपको उधार देता है ना, तो उसको बोलते हैं एक तरीके से ओवरड्राफ्ट टू देयर बोरोर्स।
तो यही एडिटोरियल कहना चाहता है यहाँ से, दिस इज द टाइम व्हेन बैंक्स विल हैव टू बी लिबरल। अब ये हो गया कि भाई आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया है, तो अब जो ये बैंक्स हैं इनको और ज़्यादा उदार होना होगा और इनको क्या करना होगा, एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना, बढ़ाना। इनको क्या करना होगा, हेल्प देनी होगी। किनको हेल्प देनी होगी कि ये जो कंपनीज हैं या फिर ये जो कस्टमर्स हैं इनको उधार है ना, वर्किंग कैपिटल लोन्स, कि भाई ये जो भी बैंक्स हैं इनको क्या करना होगा, जो भी कंपनीज हैं इनको वर्किंग कैपिटल लोन देना होगा या फिर ओवरड्राफ्ट भी देना होगा देयर बोरोवर्स को ना, थोड़ा सा उदार होना होगा। इंक्लूडिंग एमएसएमई। क्या होता है एमएसएमई का मतलब होता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम दर्जे के जो उद्योग होते हैं ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इनको अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो ओवरड्राफ्ट उधार भी दिया जाए, इनको वर्किंग कैपिटल लोन भी दिया जाए। द गवर्नमेंट कुड हेल्प हेयर बाय एक्सटेंडिंग ए स्कीम ऑफ क्रेडिट अश्योरेंस। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रेडिट अश्योरेंस। भाई अब ये जो सरकार है ना, द गवर्नमेंट कुड हेल्प हेयर, सरकार यहाँ पर मदद कर सकती है। द गवर्नमेंट कुड हेल्प हेयर बाय एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग का मतलब होता है बढ़ाते हुए, विस्तार करते हुए, ए स्कीम ऑफ क्रेडिट एश्योरेंस। देखो क्या है कि जैसे कि ये बैंक्स हैं, इनसे कस्टमर उधार लेके चले गए है ना, कस्टमर उधार लेके चले गए। अब ये जो बैंक्स है क्यों नहीं देती उधार कस्टमर्स को, भाई बैंक्स को कभी कभी धोखा रहता है ना कि कस्टमर क्या पता टाइम पर चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। तो इस समय एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि साहब गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए और गवर्नमेंट को जो है ना एक तरीके से बैंक्स को जो है, इन बैंक्स को आश्वासन देना चाहिए कि भाई मानो कोई कस्टमर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो हम जो है उसका पैसा देंगे आपको, है ना, इस तरह का आश्वासन गवर्नमेंट को देना चाहिए बैंक्स को। उसी को कहा गया द गवर्नमेंट कुड हेल्प हेयर बाय एक्सटेंडिंग ए स्कीम ऑफ क्रेडिट एश्योरेंस, क्रेडिट एश्योरेंस कवर, क्रेडिट एश्योरेंस कवर, कि सरकार जो है इन बैंक्स को आश्वस्त करे कि भाई अगर कोई रेयर घटना हो जाती है, मानो जैसे इसकी कस्टमर की मृत्यु हो गई, तो फिर जो है सरकार आपकी मदद करेगी, तो आप ऐसा करो हेल्प करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। दैट विल एनकरेज बैंक, तो जब अगर सरकार बैंक्स को इस प्रकार का आश्वासन देगी तो बैंक जो है क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे, एनकरेज होंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगा टू बी मोर लिबरल, है ना, टू बी मोर लिबरल, कि भाई बैंकों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वे जो है और ज़्यादा लिबरल हो सकें इन देयर रिस्क आउटलुक। क्योंकि भाई बैंक्स पैसा इसीलिए तो नहीं देते उधार क्योंकि उनको खतरा लगा बना रहता है, रिस्क, उनको लगता है कि यार कहीं रिस्क है काफ़ी ज़्यादा। आउटलुक का मतलब होता है संभावना, कि जब भी बैंक्स को मतलब खतरे की संभावना नजर आती है ना कि पैसा डूब सकता है, तो बैंक जो है बहुत ही संभल के अपना पैसा उधार देता है। तो अगर यहाँ पर अगर सरकार जो है एक तरीके से क्रेडिट एश्योरेंस कवर की गारंटी दे कि भाई सरकार बोले अगर किसी व्यक्ति ने बैंक से पैसा उधार लिया, उसकी मृत्यु हो गई या कोई भी और मतलब ऐसी कोई दुर्घटना हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर दुर्घटना, तो सरकार जो है बैंक्स की मदद करेगी, तो जो है बैंक प्रोत्साहित होंगे अपने कस्टमर्स को उधार देने के लिए। आगे देखते हैं, बाय क्लैरिफाइंग दैट, यह स्पष्ट करते हुए, क्या स्पष्ट करते हुए, दैट देयर विल बी एन असेट क्लासिफिकेशन स्टैंड स्टिल। सबसे पहले शब्द को देखना स्टैंड स्टिल, इस स्टैंड स्टिल से समझ में आएगा ये क्या होता है, असेट क्लासिफिकेशन स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है ठहराव, विराम, है ना। असेट का मतलब एक तरीके से आपकी संपदा, है ना, असेट क्लासिफिकेशन स्टैंड स्टिल ड्यूरिंग द मोरेटोरियम। इस शब्द को देखना मोरेटोरियम। इस मोरेटोरियम का क्या मतलब होता है, इस मोरेटोरियम का मतलब होता है एक तरीके से, मतलब इसको आप कह सकते हो थोड़ी देर के लिए रोक देना चीज़ों को, है ना। मोरेटोरियम का मतलब है थोड़ी देर के लिए रोक देना, है ना। इसका मतलब एक तरीके का वही होता है स्थगन कर देना। मोरेटोरियम पीरियड फॉर अकाउंट्स दैट वर नॉट ऑलरेडी एनपीएस एज ऑफ मार्च 1। अब देखो क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने बैंक से उधार ले रखा है या फिर लोन ले रखा है उन्हें, अब उन लोन की किस्त उनको चुकानी है टाइम टू टाइम। लेकिन इस अर्थव्यवस्था के दौर में, यानी कि इस पेंडेमिक के दौर में, लोग बाग यानी कि अर्थव्यवस्था डाउन है इस समय, तो लोगों को, जिन लोगों ने लोन ले रखा है उन लोगों को राहत दी गई है ना, उन लोगों को मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब है कि भाई उन लोगों को छूट दी गई है ना, छूट दी गई है कि भाई ठीक है आप थोड़े दिनों बाद दे देना, है ना, थोड़े दिन रुक के आप अपना पैसा, अपनी किस्त को जो है आप थोड़े दिन रुक के चुका देना, तो उसको कहा गया है मोरेटोरियम पीरियड। फॉर अकाउंट्स दैट वर नॉट ऑलरेडी एनपीएस एज ऑफ मार्च। एनपीए, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कि बैंक से किसी व्यक्ति ने पैसा उधार लिया, है ना, ये कोई आदमी है, इस व्यक्ति ने इस बैंक से पैसा उधार लिया और अब इस आदमी ने बैंक को पैसा नहीं चुकाया, तो वो जो पैसा नहीं चुकाया ना वो चला जाएगा एनपीए में, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। यानी कि बैंक्स ने अगर जो लोन दे रखे हैं उन लोन की रिकवरी नहीं हो पा रही है तो वो चले जाएंगे एनपीए में। तो देखो अब क्या बात कही गई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कहा गया है भाई, ये बात स्पष्ट करते हुए कि देयर विल बी एन असेट क्लासिफिकेशन स्टैंड स्टिल, कि भाई ये देखा जाएगा कि किन लोगों ने जो लोन ले रखा है ना उस लोन की कैटेगरी को देखा जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाएगा ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड, है ना। ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड का मतलब है कि भाई लोग बाग जो हैं
जो जिन लोग बागों को लोन चुकाना है बैंक को, उन लोगों को मॉरेटोरियम पीरियड तो दिया जाएगा, लेकिन उस मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान ये देखा जाएगा साहब, उन खातों को ये देखा जाएगा दैट वर नॉट ऑलरेडी एनपीएस कि भाई जैसे देखो एनपीए के अंदर क्या है कि जैसे आपने लोन लिया, अब आपको जिस टाइम पर है ना भाई टाइम पीरियड होता है ना कि इतनी तारीख को आपको अपनी किस्त भरनी है, उस तारीख को आपने अपनी किस्त नहीं भरी तो उस तारीख से 90 दिन तक का टाइम होता है आपके पास है ना। अगर 90 दिन तक अगर आपने वो किस्त नहीं भरी टाइम पे तो फिर जो है आपका लोन एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट में चला जाता है। तो अब काफ़ी सारे लोग जिन्होंने लोन ले रखा है उनको ऐसा लग रहा था कि साहब ये जो मॉरेटोरियम पीरियड है, अगर 3 महीनों तक अगर हमने पैसा नहीं दिया तो कहीं हम भी एनपीए में तो नहीं आ जाएंगे। मॉरेटोरियम पीरियड दिया है ना सरकार ने कि भाई कहा है कि ठीक है ना, आरबीआई ने कहा है कि भाई ठीक है आपको आप जो है आराम से दे देना, 3 महीने तक जो है आपको टाइम देते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जिन्होंने लोन ले रखा था उनको ऐसा लग रहा था कि हम एनपीए में तो नहीं चले जाएंगे। तो इस बात को जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि नहीं, कि अगर 1 मार्च तक आपका खाता जो है स्टैंडर्ड खाता था, यानी कि आपका लेन देन अगर बिल्कुल अच्छा रहा है, आप टू टाइम अगर किस्त भरते रहे हो, तो फिर जो है आप एनपीए में नहीं जाओगे। ये एडिटोरियल यहाँ से यहाँ तक बात करना जा रहा है। द आरबीआई हैज़ ब्रॉट रिलीफ टू बोरोवर्स, तो इसके माध्यम से आरबीआई ने उन एक तरीके से ऋण लेने वाले लोगों को राहत प्रदान की है, हु वर वरीड, जिनको की चिंता लगी हुई थी। क्या चिंता लगी हुई थी? दैट ऑप्टिंग फॉर द मॉरेटोरियम, कि भाई काफ़ी कस्टमर्स को ऐसा लग रहा था कि अगर हमने मॉरेटोरियम ले लिया है ना, कि अगर हमने एक तरीके से टाइम पीरियड ले लिया थोड़ी बहुत दिनों का, मे टर्न दैम इनटू एनपीएस है ना। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे 90 दिनों का इन्होंने जो है एक तरीके से क्या किया, मॉरेटोरियम पीरियड ले लिया कि भाई इन्होंने कहा कि हमें 90 दिन की छूट दी जाए, उसके बाद जो है हम हमारी लोन की किस्त चुकाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि हम एनपीए में आ जाएंगे। तो आरबीआई ने इनको राहत दी कि नहीं, आप एनपीए में नहीं आओगे अगर 1 मार्च तक आपने जो है बिल्कुल आपका खाता बिल्कुल स्टैंडर्ड था, आप टाइम टू टाइम अपनी किस्त भरते रहे, तो आपको जो है मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा और आप एनपीए में नहीं आओगे। स्टेट फाइनेंसेस हैव गॉट सम ब्रीथिंग स्पेस। अब एक तरीके से स्टेट फाइनेंस कि भाई ये जो एक तरीके से आप राज्य के लिए कह सकते हो कि राज्य जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ना, तो स्टेट फाइनेंस हैव गॉट सम ब्रीथिंग स्पेस, इनको भी थोड़ी सी राहत मिली है ना, इनको भी राहत की सांस मिली है, ब्रीथ मिली है। थ्रू किसके माध्यम से? द इंक्रीज ऑफ WMA। अब ये WMA क्या होता है? इस WMA का मतलब होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। देखो क्या होता है WMA में, हम आप क्या कह सकते हो कि WMA के माध्यम से आप क्या करते हो एक तरीके से कि भाई एक तरीके से टेम्परेरी पैसा दिया जाता है। WMA के माध्यम से जो है ना टेम्परेरी पैसा दिया जाता है। और कौन देता है पैसा? ये देता है आरबीआई। क्या करता है कि ये जो आरबीआई जो है, ये आरबीआई क्या करता है कि राज्य सरकारों को है ना या फिर केंद्र सरकार को क्या करता है कि मतलब कुछ समय के लिए ना, टेम्परेरी पीरियड के लिए क्या करता है, कुछ पैसा उधार देता है, उसको बोलते हैं WMA है ना। तो उस लिमिट को भी जो है बढ़ाया गया है, कितना? 60% कर दिया गया है ओवर द लेवल एज ऑन March 31, कि 31 मार्च तक जो ये लिमिट थी, इस लिमिट को और ज़्यादा बढ़ा के 60% और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और तो इसके माध्यम से क्या है कि भाई जो राज्य सरकारें हैं या फिर केंद्र सरकारें हैं, इनको भी क्या मिलेगी, थोड़ी सी राहत मिलेगी कि भाई टेम्परेरी पीरियड के लिए आरबीआई से कुछ पैसा उधार ले लिया और उसके माध्यम से जो है अपना बैलेंस बना लिया, मतलब जैसे कि अपने बजट को सुधार लिया है ना, किसी तरह से जो है कि भाई अब लॉकडाउन की स्थिति में काफ़ी सारे राज्य हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो पैसे की अगर कुछ जरूरत पड़ती है ना अचानक, तो WMA के माध्यम से, वेज एंड मीन्स एडवांस के माध्यम से, एडवांस के रूप में जो है आरबीआई से रकम ले लेते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए और फिर जो है उसे चुका देते हैं। आगे देखते हैं कि द स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी ऑफ ₹50,000 करोड़ एक्सटेंडिंग टू, अब देखो स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी, दोबारा से फाइनेंस दिया गया है, दोबारा से पैसा उपलब्ध कराया गया है, कितना? 50,000 करोड़ रुपए का ना, विस्तार करते हुए किनको? नाबार्ड को, सिडबी को और NHB को। विल हेल्प दीज इंस्टीट्यूशंस, इसके माध्यम से क्या होगा, ये जो नाबार्ड है, सिडबी है, इन या NHB है, इनकी मदद होगी है ना, इनको सहायता मिलेगी टू प्रॉपअप। इस प्रॉपअप का मतलब होता है सहायता देना, सपोर्ट उपलब्ध कराना, देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि नाबार्ड, सिडबी और NHB से जुड़े हुए जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी घटक है ना, इन सब की मदद इस 50,000 करोड़ रुपए के माध्यम से होगी। द सेंट्रल बैंक हैज़ डन व्हाट इट कैन, आरबीआई जो कुछ कर सकता था ये इसने कर दिया है। इट इज़ नाउ ओवर टू द गवर्नमेंट, अब यह सरकार की जिम्मेदारी है फॉर द फिस्कल सपोर्ट पैकेज, कि सरकार भी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करे। ये एडिटोरियल जो है फाइनली यहाँ तक बात करता है। तो आराम से समझें, कुछ इसमें क्या है कि कुछ थोड़ी सी इकोनॉमिक टर्म्स थी है ना, तो उन टर्म्स को धीरे धीरे समझेंगे ना, कि एक पॉइंट्स को, तो जो है बिल्कुल आ जाएगी चीज़, कोई ज़्यादा ऐसी खास कठिन है नहीं। तो वोकैब देख लें इसकी हल्की फुल्की। क्यू का मतलब होता है संकेत या फिर इशारा,
लाइफ ब्लड का मतलब है जीवन आधार। एनबीएफसी आप पता चल गया, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बोलते हैं एनबीएफसी, है ना। कैटेगोरिकल का मतलब होता है बिल्कुल सुस्पष्ट। ओवर आर्चिंग मतलब अति महत्वपूर्ण। कॉल आउट का मतलब होता है किसी को सहायता के लिए बुलाना। एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम दर्जे के जो उद्योग होते हैं ना उनको बोलते हैं एमएसएमई। आउटलुक का मतलब होता है संभावना। और प्रोपअप का मतलब होता है किसी को सहायता देना, टेक लगाना।